सहज, शांत, एकाग्रचित होते हुए 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। आइए, लंबी गहरी श्वास। गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ हृदय पटल में। हम संकल्प करते हैं कि जीवन में यम और नियम का पालन करेंगे। हमारा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अभेद है, अजय है। हम पॉजिटिव दिशा में सब कुछ करने में समर्थ हैं या कर सकते हैं। माता पिता गुरुजनों को नमस्ते करते हुए सभी को नमस्ते। दोनों हाथ रब कर लेंगे और चेहरे में लगाएंगे। 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। चलिए, गुड। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कर्म योग, तंत्र योग और आसन को डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कर्म योग बताएंगे, कोई भी एक बताएं मुझे। कर्म योग से आप क्या समझते हैं? कुछ भी जो आपको पता है, आपके सामने आपके नोट्स है, आप देख के बताइए। कोई भी एक छोटी डेफिनेशन बताइए, लेकिन बताइए जरूर। हरिओम मैम। मैम, कर्म योग का अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य या कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करना। और योग हमें सिखाता है कि हमें कर्म को छोड़कर योग नहीं करना है, कर्म के साथ ही हमें योग करना है। ठीक है, चलिए कोई और बताए कर्म योग के बारे में मुझे। कोई मेन पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, 2 मुख्य बिंदु बताइए कर्म योग के। कोई भी बता दीजिए आप। मैं ये नहीं बोलती कि आप बिना उसके बताए, आप देखकर भी बोल सकते हैं। आप बोले, लेकिन बताएं आप, चुप नहीं रहना है। आप बताएं मीना जी, हैं आप क्लास में? मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरे पास मटेरियल भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बस मटेरियल भी नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन किया है क्लास। थोड़ा लाउड बोलेंगे। लास्ट क्लास में आप नहीं थे? हाँ जी मैम, मैं नहीं थी, ये मेरी पहली क्लास है। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है। आपके पास आपके नोट्स हैं? नहीं है मैम, अभी मुझे आज में नहीं थी, मैं अभी नहीं है join अभी? की हूँ। जी, आप बताएंगे मुझे, मुख्य बिंदु बताएंगे कर्म योग के। मैं बताऊं? हाँ, आप बताइए। मैम, कर्म योग के मुख्य बिंदु है, कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। कर्म सृष्टि का मूल है। कर्म की गति बहुत गहरी है, इसे कोई पहचान नहीं सकता। गुड। आप बताएंगे हेमंत जी, आप 2 पॉइंट्स आप बताएं। जी मैम, एक मेरा प्रश्न के ऊपर वो नहीं था, एक जने आ गए थे मेरे यहाँ, तो मैं सुन नहीं पाया। एक बार
प्रश्न को अच्छा थोड़ा अच्छा, सा बता दो। हाँ मैंने पूछा है कर्म योग के मुख्य बिंदु मुझे बताइए, कोई भी 2 मुख्य बिंदु आप बता सकते हैं, आपके सामने आपके नोट्स हैं, आप उसमें से देख के बताइए। कर्म अगर करेंगे तो उसमें हमें ज्यादा दुख नहीं होगा, इसीलिए हम भगवान को समर्पित करते हुए सत्कर्म कर। एक होता है शुभ कर्म, एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है मिश्रित कर्म में। चलिए ठीक है, चलिए जी मैं बिंदु, 2 मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए, क्या होंगे? गति, धड़कन होना, ये सब कर्म में नहीं आता है। तो इसीलिए सृष्टि, कर्म सृष्टि का मूल है और कर्म की गति बहुत गहरी है, इसे कोई पहचान नहीं सकता। तो गुरुओं के सानिध्य में हम उसको पहचान सकते हैं, या ईश्वर की अनुभूति से हम उसको पहचान सकते हैं। जी चलिए गुड। तंत्र योग की परिभाषा बताएगा कोई? अभी एक ज्वाइन हुए अन्नू, आप बताएंगे, आप थे लास्ट क्लास में? अच्छा, किस किस की नो आज? मैम, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी मैम। अच्छा, किन किन लोगों की फर्स्ट क्लास है आज? मैम मेरी फर्स्ट क्लास है आपके साथ। फर्स्ट है। दिनेश जी आप बताएंगे? अरे मैम मेरा दूसरा क्लास है आज। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके पास आपके नोट्स है, पेज नंबर 17 पर है तंत्र योग, आप उसमें से रीडिंग करके मुझे बताएं, कुछ भी थोड़ा सा बताएं, फिर आगे चलते हैं ना। चलिए, तंत्र योग क्या होता है? तंत्र योग एक प्राचीन आध्यात्मिक प्रणाली है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तरों को विकसित करने के लिए ऊर्जा यानी कि शक्ति और चेतना, ठीक है, पर आधारित है। यह मंत्र, मुद्रा यंत्र, ध्यान, प्राणायाम और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में तंत्र शब्द का अर्थ है तनोति त्रायते इति तंत्र, अर्थात जो विस्तार करता है और मुक्ति प्रदान करता है। तन विस्तार, त्र मुक्ति। तंत्र योग आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की गहराई से समझने का मार्ग है। ऊंची सीढ़ी है थोड़ी, ठीक है, न केवल सिद्धांतों पर आधारित है बल्कि व्यवहारिक विधियों पर भी अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद था हमारा आसन। आसन बताएंगे?
आप बताएंगे लीतू जी, आसन क्या है? यस मैम, आसन शब्द का अर्थ है एक साइलेंट। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है। बैठने का स्थान वो सीट होता है। शारीरिक अवस्था बॉडी पोजीशन, बैठने का स्थान का अर्थ जिस पर बैठते हैं, जैसे मृग छाल, कूस, चटाई, दरी आदि आसन। आसन के दूसरे अर्थ बॉडी पोजीशन, तात्पर्य है शरीर, मन तथा आत्मा की सुखद संग अवस्था या शरीर, मन तथा आत्मा एक साथ वो स्थिर हो जाती है और उससे जो सुख की अनुभूति है वो स्थित आसन कहलाती है। आसन मतलब देखिए, आपके घर में कोई आता है तो आप उसे क्या देते हैं? सबसे पहले आसन देते हैं, है ना? तो Yes, यानी कि आप समझते हैं कि आसन मतलब बैठने का स्थान, ठीक है। लेकिन योग में आसन को बैठने के स्थान तो सही है, भले ही वो नीचे कुशा की चटाई है, आसन है या फिर कोई चेयर है, साथ साथ आपके बैठने का पोस्चर कैसा है वो भी क्या है? आसन ही है। यानी कि आप कैसे बैठते हैं, किस पोस्चर में आप बैठते हैं, है ना? कई लोग होते हैं जैसे झुक के बैठ जाते हैं, तो जो आपके बैठने का पोस्चर है, आपकी रीढ़ सीधी है, तो ये भी क्या है? ये भी आसन ही है, ठीक है। फिर इसमें आसन के प्रकार हैं। सबसे पहला आसन हमने पढ़ा था पद्मासन, इसके बाद आसन और सुखासन, 3 आसन हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सब आसन, ठीक है। इन तो तीनों आसन के दो दो लाभ जान लेते हैं, ठीक है। जो भी लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे लीतू और हेमंत जी के अलावा, वो मुझे दो दो लाभ बताएंगे पद्मासन के, या फिर प्रेजेंट थे या नहीं थे, लेकिन आप सभी के पास पीडीएफ है, आप पीडीएफ से देख के मुझे बताएं कि पद्मासन के दो ये लाभ है और सुखासन के ये दो लाभ है, सुखासन सिद्ध आसन के ये दो लाभ है। कोई भी बताए मुझे। जी मैं बताता हूँ। सिंपल ही है सब कुछ, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ दिनेश जी आप बता रहे हैं? ठीक है मैम। हाँ बताइए। पद्मासन यह शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता व शांति प्रदान करने में सहायक है। यह मात्र एक विचारधारा नहीं है, शरीर विज्ञान के अनुसार भी यह सत्य है। यह प्राणवायु की आवश्यकता को कम करता है। इनका प्रभाव ब्रेन और जिसको मस्तिष्क बोलते हैं तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर पड़ता है, जिससे ये सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। जोड़ों के दर्द को धीरे धीरे नष्ट करता है। पेशीय तनाव कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर घट जाता है, शारीरिक स्थिरता में मन में भी स्थिरता आती है। यह प्राण के प्रवाह को मूलाधार के सहस्रार के ओर बढ़ाकर ध्यान की अनुभूति कराता है। इससे मन को अंतर्मुखी बनाने में सहायता मिलती है। अत्यधिक ठंड में इसे लगाने से गर्मी का संचार होने लगता है। गर्मी का संचार होने लगता है, गुड, है ना? तो इनसे हमें क्या होता है? सिर्फ एक मात्र आसन यानी कि सही पोस्चर में बैठने से हमारे शरीर में रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है ना? हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो सुचारू रूप से चलता है ना? सिर्फ एक मात्र आसन के देख लीजिए आप कितने फायदे हैं, है ना? हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को शांति प्रदान करता है, यानी कि हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है। आप खुद ही देख लेना, कभी भी आप सही पोस्चर में बैठ जाइए, आपको एकदम से रिलैक्स फील होगा। सही आसन, सही रीढ़
यदि आप बैठ जाते हैं तो आपको खुद ही एक रिलैक्स फील होना शुरू हो जाता है। तो मात्र एक आसन से इतना इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ता है। और यदि हम सही पोस्चर में बैठते हैं, सही पोस्चर में खड़े होते हैं, तो धीसा बनी हुई है वो भी नष्ट हो जाती है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उन पर भी इनका सीधा असर पड़ता है आसन से, है ना। सिद्धासन, सिद्धासन में क्या होता है? सिद्धासन के दो लाभ बताइए, कोई भी दो लाभ बताएं। हाँ मैम, जी मैं बताऊं। हाँ हाँ बताइए सर, कोई भी बताइए। सिद्धासन यह ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। यह हमारे स्पाइनल कार्ड यानी मेरुदंड की स्थिरता को सुदृढ़ बनाए रखता है। यह प्रजनन संबंधी हार्मोन्स के स्राव को नियंत्रित करता है। इससे काम वासनाओं पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। जी मैम, चलिए, हो गया। हाँ ठीक है, चलिए गुड, है ना। मैंने वही जैसे लास्ट आसन में भी बताया कि यदि हम सीधे बैठ जाते हैं, है ना, तो के बाद बैठ के देखना, आपको एक आपका कंसंट्रेशन बन जाता है, फोकस बन जाता है, यानी कि आसन से हमारा फोकस भी बनता है। तो बहुत बेनिफिट्स होते हैं एक आसन के। ठीक है, अब हम चलते हैं सब आसन की तरफ। पिक्चर में दिखाया गया है सब आसन में, सारे आसन की पिक्चर्स दिखाई हुई है, किसमें कैसे पोस्चर है। अब हमारा थर्ड फोर्थ आसन है, थ्री, फोर्थ आसन है शव आसन, है ना। आप सभी लोग समझ सकते हैं, सब का अर्थ होता है मृत शरीर, है ना, डेड, जो जिससे कुछ भी नहीं पता है ना। और आसन का अर्थ है बैठने या लेटने की स्थिति, अर्थात आप लिख सकते हैं सब आसन का अर्थ है, नोट डाउन करें, इसमें सिर्फ विधि, लाभ और सावधानियां लिखी हैं, आप इसका अर्थ लिखे, मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, लिखे। सब का अर्थ है मृत शरीर। आसन का अर्थ है बैठने और लेटने की स्थिति। इसका अर्थ है ऐसा आसन जिसमें, ठीक है, अर्थ लिखें। अभी मैंने बताया संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है सब, यानी कि सब का अर्थ है मृत शरीर और आसन का अर्थ है बैठने या लेटने की स्थिति। ठीक है, अब इन दोनों शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा आसन जिसमें शरीर एक शव, ब्रैकेट में लिखेंगे मृत, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? शव के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे मृत शरीर, मृत शरीर, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे कि पूरी तरह स्थिर, ऐसा आसन जिसमें शरीर एक शव की तरह पूरी तरह स्थिर, कोमा ढीला और शांत हो जाता है। एक बार फिर बताएंगे मैम। ऐसा आसन जिसमें ऐसा आसन जिसमें शरीर एक शव की तरह
पूरी तरह स्थिर, कोमा ढीला और शांत हो जाता है। ठीक है, ऐसा आसन देखने में बहुत सरल लगता है, परंतु इसका अभ्यास मन और शरीर की गहरी शांति के लिए अत्यंत प्रभावी है। आजकल शवासन बड़ा इफेक्टिव है। शवासन हमारे मस्तिष्क से जो ऐसे होते हैं ना निगेटिव थिंकिंग, यानी कि जिनके मन में निगेटिव विचार आते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी होता है शवासन। शवासन में क्या होता है, आप सब की तरह आप लेट जाते हैं और आपको अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जैसे जैसे आप अपनी शांति आपको फील होने लगती है। ठीक है, तो विधि क्या है इसमें, सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं, दोनों पाँव में लगभग जो हमारी लेग्स होती है उनमें 1-1.5 फीट का फासला रखते हैं। हमारे टोज जो होते हैं, पंजे हल्का ढीले रहते हैं। दोनों हाथों को शरीर से लगभग 6 इंच दूरी पर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर होती है, अपवर्ड्स रहती है हमारी हथेलियां ऐसे। ठीक है, अंगुलियां हल्की सी मुड़ी हुई तथा आंखें बंद रहेगी। गर्दन सुविधा अनुसार किसी एक तरफ को कर सकते हैं। कुछ समय इसी अवस्था में विश्राम करते हैं। ये हमारी शवासन है। शवासन के लाभ, यह आसन शरीर व मन को शांति, शिथिलता प्रदान कर तनाव जनित अन्य रोगों को दूर करता है ना, एंजाइटी दूर करता है। यह शरीर के प्रति सजगता प्रदर्शित करता है और थकान को दूर करता है। जब हम शवासन में लेटते हैं, खुद की सांसों को देखते हैं, खुद को फील करते हैं, तो हम अपने लिए सजग हो पाते हैं, सहज हो पाते हैं। उच्च रक्तपात, रक्तचाप, मधुमेह यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, नर्वस सिस्टम, हृदय रोगों से ग्रसित रोगों को यह आसन बहुत लाभ पहुंचाता है, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल होता है, नियमित होता है। इस आसन को अन्य आसनों के बीच बीच में और अंत में किया जाता है। मैं जो लास्ट में हम अपने आसन और अपने प्राणायाम के बाद हमेशा शवासन में रेस्ट कराया जाता है, ताकि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क शांत हो सके, कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी हम अपने शरीर पर फील ना करें, है ना। मांसपेशियों के तनाव को कम करता है ना, मसल्स की जो टेंशन होती है उसको कम करता है। और सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, हमारी नींद में सुधार लाता है, नींद के लिए लाभकारी होता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, तनाव, थकान और मानसिक दबाव को दूर करता है, शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देता है। शवासन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? शवासन में यदि आपको पीठ के बल लेटने से मना किया है किसी वजह से, तो आप शवासन में नहीं लेटेंगे। इस आसन में मुंह बंद, आंखें बंद, सिर, रीढ़, गर्दन तीनों एक सीध में तथा चेहरे को किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। सामान्यतः इस आसन में नींद नहीं लेनी चाहिए, है ना। कई बार होता है ना, जब आप टायर्ड हो जाते हैं प्रैक्टिस के बाद, आसन के बाद, तो आपको नींद आ जाती है, तो इसमें नींद नहीं लेनी चाहिए। यानी कि ये एक तरह से क्या है, इसको आप मोटे शब्दों में कह सकते हैं, जागृत विश्रांति का भाव रखें, है ना। कॉन्शियस रहे आप उस टाइम, ये नहीं कि आप शवासन में लेट गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं, आप सो जाए। आपका माइंड कॉन्शियस होना चाहिए। जागृत विश्रांति यानी कि कॉन्शियस रिलैक्सेशन का भाव रखे,
शवासन के टाइम बहुत ठंडी या बहुत गर्म जगह न करें। पीठ में दर्द हो तो, यदि आपको पीठ में दर्द है हल्का, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो आप ना करें। यदि आपको हल्का पेन है, आप लेट सकते हैं, तो आप एक पतला टॉवल ले या पतला तकिया ले, उसको अपने पीठ के नीचे रखें, तब आप शवासन में रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, शवासन बताएंगे कब करना चाहिए? मैम पूरा अभ्यास करने के बाद अंत में श्वास की गति को न्यूट्रल करने के लिए और शरीर को आराम की स्थिति में ले जाने के लिए हम लोग शवासन करते हैं। हाँ, शवासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैम जितनी भी एनर्जी हमने अब योग अभ्यास से या मेडिटेशन से एकत्रित की होती है, हम उसको न्यूट्रल करते हैं। और हम लोग क्योंकि पसीना वगैरह सब बहाते हैं, तो हम एकदम से हवा के एक्सपोजर में ना जाके पहले अपनी सांसों की गति का नियंत्रण करते हैं, और उस पसीने को जो भी हमें आया होता है जब हम शवासन में होते हैं तो उसको सुखाते हैं, ताकि जब हम बाहर एकदम से निकले रूम के बाहर या जहाँ भी हम अभ्यास कर रहे हैं, तो हम दिमाग जैसे कि शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देना है ना, विश्राम ही तो हम रिलैक्स करते हैं, और आंतरिक शांति का अनुभव करना। ये नहीं कि उस टाइम भी हमारा मन चंचल रहे, हम एक शांति को अनुभव करें, यही सब आसन का उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हुआ? आगे बढ़े। मैम शवासन उस स्थिति में भी किया जाता है ना, जब आप लोग एकदम आप कभी या हाइपरटेंशन में चले जाओ, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज पे, हम चाहते हैं हम फोकस करें, तो उस टाइम पे हम लोग या तो कोई प्राणायाम कर सकते हैं या फिर शवासन में भी थोड़ी देर के लिए विश्राम कर शवासन सकते में हैं। अगर आप यदि आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए शवासन में शांति से लेट जाएं और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। जी मैम। आगे चलें, यहाँ तक सब क्लियर है? यस मैम। चलिए प्राणायाम को समझते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम। कोई बताएंगे प्राणायाम के बारे में? आप कुछ जानते हैं? क्या अर्थ है प्राणायाम का? मैम प्राणायाम के 3 कंपोनेंट्स हैं, पूरक, कुंभक, रेचक, जिनसे मिलके प्राणायाम बना है। और जो भी हम लोग ब्रेथ वर्क करते हैं, अपने श्वासों को जानना और उन पे काम करना, जब हम अपनी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए सूक्ष्म नाड़ी की ओर बढ़ते हैं, उस पूरे ये प्रोसेस ही प्राणायाम कहलाता है। हाँ, ये जो पूरक रेचक आपने बताया ना, ये तो क्रम हुआ, प्रोसेस हुआ एक, जी मैम, है ना? 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्राणायाम। एक प्रोसेस हुआ, एक क्रम हुआ कि ऐसे ऐसे हमारा कंप्लीट होता है। अर्थ क्या होता है? जैसे 2 शब्द से मिलकर बना है प्राणायाम, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ क्या अपनी होता है? सांसों पर नियंत्रण करना। प्राण का मतलब प्राण का लाइफ, अर्थ होता यम है, का मतलब देखिए, कंट्रोल। चलिए, आप कुछ कह रहे हैं मीना जी? नहीं, मैंने बस वो डिफाइन किया था कि प्राण का मतलब लाइफ एनर्जी और यम का मतलब कंट्रोल होता है। तो अपनी सांसों को कंट्रोल करना ही प्राणायाम होता है। सांसों पे नियंत्रण, मन को स्थिर रखना, एकाग्रत होना, अपने मन को नियंत्रण करना, मन को शांत रखना, यही होता है। गुड। चलिए, अब मैं थोड़ा सा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? प्राणायाम शब्द 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। दो शब्दों से मिलकर बना है प्राण और आयाम। ठीक है, प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति,
या जीवन ऊर्जा जो हमारे शरीर और मन को सक्रिय रखती है। आगे चले, है ना। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा जो हमारे शरीर और मन को सक्रिय रखती है। आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। थोड़ा सा लिखवाऊंगी, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है प्राणायाम। क्योंकि नोट्स में है, जब मैं आपको क्लियर कर दूंगी तो नोट्स से आप रीड करेंगे तो आपको फिर समझ में आ ही जाएगा। तो थोड़ा सा मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है प्राण, यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे प्राण के बाद जीवन शक्ति, ब्रैकेट बंद, प्राण का नियंत्रण या विस्तार। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी श्वास यानी कि सांस को नियंत्रित करके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करते हैं, है ना। यानी कि बैलेंस करता है प्राणायाम हमारे शरीर, मन और आत्मा को। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी श्वास को नियंत्रित करके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करते हैं। यह केवल सांस लेने की क्रिया ही नहीं है। आराम से लिखे, छूटे तो मुझे बताएं। यह केवल सांस लेने की क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने की साधना है। जीवन ऊर्जा यानी कि हमारी श्वास को सही दिशा में प्रवाहित करने की साधना है। है ना। और एक और लिखेंगे, ये भी एक्सप्लेनेशन है प्राणायाम का ही, है ना। या अथवा डाल के नीचे लिखे, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ मोटे तौर पर जीवन अथवा आयु लगाया जाता है। प्राण का अर्थ मोटे तौर पर जीवन अथवा आयु लगाया जाता है, और आयाम का लंबाई, और आयाम का लंबाई।
अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, प्राण, जीवन अथवा आयु और आयाम लंबाई, जिस क्रिया द्वारा आयु की लंबाई बढ़ाई जा सके, जीवन काल में वृद्धि की जा सके, उसे प्राणायाम कहेंगे। सीधा सीधा ही एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि प्राणायाम से हमारी आयु दीर्घ होती है। मैम जिस क्रिया द्वारा आयु की लंबाई बढ़ाई जा सके, कोमा जीवन काल में वृद्धि की जा सके, उसे प्राणायाम कहेंगे। उसे प्राणायाम कहेंगे। जिस क्रिया द्वारा आयु की लंबाई बढ़ाई जा सके, जीवन काल में वृद्धि की जा सके, उसे प्राणायाम कहेंगे। फुल स्टॉप। प्राणायाम की यौगिक परिभाषा या अर्थ प्राणों को वश में करना, है ना, प्राणों को वश में करना, तभी तो हमारी आयु दीर्घ होगी। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए, है ना, देखो लिखा है जैसे कि प्राणायाम यानी कि जीवनी शक्ति का नियमन। हाँ जी, और एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है तो इसलिए। कोई बात नहीं। आपने कहाँ तक नोट डाउन किया है? जिस क्रिया द्वारा आयु की लंबाई बढ़ा जा सकता है वैसे। अच्छा, अच्छा। जिस क्रिया द्वारा आयु की लंबाई बढ़ाई जा सके, कोमा जीवन काल में वृद्धि की जा सके, उसे प्राणायाम कहेंगे। इसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप लगा के, प्राणायाम की यौगिक परिभाषा या अर्थ प्राणों को वश में करना है। है ना, इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ हुआ जीवनी शक्ति का नियमन, है ना, अपनी श्वासों के नियमन। जीवनी शक्ति वह है जिसके कारण मन से लेकर सभी इंद्रियों को कार्य करने की शक्ति यानी कि प्रेरणा मिलती है ना। हमारा रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी प्राण शक्ति के कारण चलते हैं, है ना। यही नहीं होगी तो पूरा स्ट्रक्चर ही वेस्ट है। नियमन के कारण प्राण शक्ति पर ऐच्छिक नियंत्रण लाना और उसका विस्तार करना होता है। श्वास को एक ओर से प्राण से तथा दूसरी ओर मन और चित्त के साथ संबंधित है ना। इसलिए परमात्मा से अपनी श्वासों के लिए हर रोज धन्यवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए, परमात्मा के कृतज्ञ होना चाहिए हमें अपनी श्वासों के लिए, प्राण शक्ति के लिए, क्योंकि ये है तभी हमारा अस्तित्व है। इनके अलावा अगर ये हमारे प्राण
शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, है ना। अब आप सोच सकते हैं कितना वैल्यूएबल है प्राण शक्ति हमारे शरीर में। चलिए, अलग अलग डेफिनेशंस है प्राणायाम की परिभाषाएं। प्राणायाम के स्वरूप के बारे में विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। कुछ परिभाषाएं जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास संयोगति विच्छेद प्राणायामे। आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, अंडरलाइन कर लिया करो आप ना इनको, इसके अर्थ को भी, भले ही आप संस्कृत में ना लिख पाए, एटलीस्ट आपको हिंदी में पता होना चाहिए। विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग क्या है, शरीरस्थ जीवनी शक्ति को वश में लाना ही प्राणायाम है ना। अभी जैसे मैंने आपको अर्थ एक्सप्लेन किया था, प्राण और अपान का मिलन ही प्राणायाम है। महर्षि घेरंड नाड़ियों की शुद्धि के लिए ही प्राणायाम है। ठीक है, तो अलग अलग डेफिनेशन से आप देख लें इनको। अब है प्राणायाम के उद्देश्य। प्राणायाम के क्या उद्देश्य है, प्राणायाम का यानी कि मन पे नियंत्रण करना, हमारे मस्तिष्क को शांत स्थिरता धैर्य प्रदान करना। ठीक है, मन हमारे ज्ञान को दूषित अवधारण से आवरण से दूर रखना, बचा के रखना। प्राणायाम से शारीरिक मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों में एक पॉजिटिविटी आती है, हम अच्छा सोच पाते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम षट चक्रों के जागरण में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्राणायाम अनेक प्रकार के रोगों के निवारण में सहायक होता है। प्राणायाम इतना वैल्यूएबल है, इतना महत्वपूर्ण है कि खाली प्राणायाम से, सिर्फ प्राणायाम से आप बड़े से बड़े रोग को खत्म कर सकते हैं अपने शरीर से। ठीक है, ये उद्देश्य हुए। अब हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, लाभ हो गए, उद्देश्य हो गए, महत्व अभी देखते हैं शरीर पर प्रभाव। प्राणायाम हमारे क्या करता है, हमारे फेफड़ों को, लंग्स को मजबूत करता है ना। आजकल अभी हम लोग इतनी व्यस्त जीवन जी रहे हैं, हम इतनी भागदौड़ की लाइफ जी रहे हैं कि हम प्रॉपर श्वास भी नहीं ले पाते। हमारे जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो पूरी तरह से खुल ही नहीं पाते हैं, है ना। तो प्राणायाम से हम अपने फेफड़ों में पूरे अंदर तक एयर को पहुंचा सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारे फेफड़ों की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, उनकी डिटॉक्स होते हैं, वो जो विषैले पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, लंग्स में, वो बाहर आते हैं। तो प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है। अगर यदि हम सिर्फ प्राणायाम ही करें तो एकमात्र प्राणायाम से हम अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं, विषैले पदार्थों से बचा सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है। श्वास लेते समय जब फेफड़ों का प्रसार यानी कि लंग्स जब फैलते हैं, तब गुर्दे, किडनी, स्टमक, लीवर, आंतों तथा साथ ही साथ धड़ की सतह पर भी रक्त पोषक पदार्थों को समुचित परिसंचरण करता है। ये देखिए, क्योंकि क्या रोल है हमारा, जब हमारे शरीर में, हमारे शरीर के सभी अंगों तक प्रॉपर रक्त पहुंचता है, तो हमारा नेचुरली हमारा क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या करती है, रक्त को लेके जाती है। यही तो खेल है पूरे हमारे शरीर में। तो जब हमारे शरीर में रक्त प्रॉपर पहुंचता है, हर पार्ट तक पहुंचता है, तो हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और प्राणायाम का यही कार्य भी बताया गया है कि ये हमारे शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन को लेकर जाता है और वहां से डिटॉक्स एयर को बाहर निकालता है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त के संचरण को सुचारू करता है। प्राणायाम से शुद्ध रक्त के प्रवाह के अनुरक्षण में हेल्प मिलती है। प्रतिदिन प्राणायाम करने से शरीर कांति युक्त हो जाता है। नेचुरली जब हम प्रॉपर प्राणायाम करेंगे, श्वास लेंगे, तो हमारा जो शरीर है एक कांति में,
जो लोग प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से, आप देखना वो अलग ही शोभा पाते हैं, भीड़ में भी एक अलग ही उनके फेस पर चमक होती है, एक कांति होती है। तो ये सब इफेक्ट होता है प्राणायाम का। शरीर के अंदर के प्रत्येक अवयव को प्राणायाम के माध्यम से अच्छी तरह से मालिश हो जाती है। शरीर को अधिक मात्रा में, है ना, मैंने अभी बताया था आपको, अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वेन्स और धमनियों में जो अवरोध उत्पन्न हो जाता है वह हट जाता है। किसी भी तरह की जो हमारे नसों नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है, प्राणायाम से वो हट जाती है और वहां सुचारू रूप से रक्त का प्रवाह होता है। पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, स्फूर्ति बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है हमारा शरीर। प्राणवायु के माध्यम से विजातीय तत्व, है ना, मैंने भी बताया था कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि शरीर में जो विषैले पदार्थ जमा हो गए हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है तथा शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हम एकदम से बीमार नहीं पड़ जाते हैं, एकदम से कोई भी इन्फेक्शन हमें अटैक नहीं करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है प्राणायाम से। अब बॉडी पर इफेक्ट हुआ, अब मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है प्राणायाम का। प्राणायाम को करने से जिस प्रकार से शरीर पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन पर भी प्रभाव डालता है। प्राणायाम मस्तिष्क की विभिन्न क्रियाओं को व्यवस्थित करता है, ठीक है, जिससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ सके, हमारी सोचने की, याद रखने की मेमोरी बढ़ सके। यह मानसिक रोगों और विकारों के प्रभाव को कम करता है। प्राणायाम से बौद्धिक क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। प्राणायाम से मन शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास से संवेग और वासनाएं शांत हो जाती हैं। प्राणायाम शरीर में दृढ़ता, वृद्धि और स्थिरता बनाए रखता है तथा विकृत मन को सुधारता है। प्राणायाम शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। अब आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है एकमात्र प्राणायाम। व्यवहारिक जीवन में क्या महत्व है। दैनिक जीवन में प्राण शक्ति शरण अनावश्यक रूप से होता रहता है ना, जिसका परिणाम हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति एवं भावात्मक शक्ति को आघात पहुंचाता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगी, जैसे नेचुरली, ये थोड़ा सिलेबस से हटके बात है, आप सभी प्राणायाम की महत्व को समझ रहे हैं, यानी कि अपनी श्वासों की महत्व को समझ रहे हैं, कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। आप देख ही लीजिए, अगर ये हमारे शरीर में नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो अपनी श्वासों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमेशा जब भी आपको याद आए या फिर जब भी आप फ्री बैठे, हमेशा लंबी गहरी श्वास लें, डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। छोटी प्रैक्टिस ऐसी है जो आपको आपके अंदर एक बदलाव लेकर आती है ना, आपको डिटॉक्स करती है। तो अपने फेफड़ों को पूरा खोलने की कोशिश करें, ऐसी श्वास को अंदर लेकर जाए, गहरी श्वास को, आपके फेफड़े बैलून की तरह खुल जाए। जैसे जब बैलून के अंदर एयर डालते हैं ना, वो फूल जाते हैं और उसके अंदर से एयर निकालते हैं। जब आप डीप इनहेल करते हैं और डीप एक्सहेल, पूरी एयर को अंदर लेकर गए और पूरी ही एयर को बाहर निकाला, तो आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो सिकुड़ जाते हैं जब एयर बाहर आती है। यही प्रोसीजर आपको डिटॉक्स करता है, डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। तो जब भी ले श्वास, लंबा गहरा श्वास जरूर ले, दिन में 3 बार 4 बार बैठ के कम से कम डीप ब्रीदिंग हमें जरूर करनी चाहिए। हमारे रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, हमारे लंग्स पूरी अच्छे तरह से उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बढ़ जाती है, हमारी श्वसन प्रणाली की, श्वसन नली की सफाई होती है। कितना बहुत बड़ा रोल है हमारी श्वासों का। तो अपने श्वासों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब है प्राणायाम संबंधित नियम और सावधानियां। क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें प्राणायाम करते हुए। प्राणायाम हमेशा खाली पेट करें, है ना।
यानी कि आप खाना खाने के बाद प्राणायाम नहीं करेंगे जब हमारा पेट भरा रहता है। सुबह या शाम के समय अच्छा रहता है, खुली जगह में करें। शुरुआत में किसी योग टीचर के मार्गदर्शन से करें, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उनको डॉक्टर से गाइडेंस लेकर ही प्राणायाम को करना चाहिए, है ना। इन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। प्राणायाम की संख्या एवं मात्रा अर्थात पूरक, रेचक, कुंभक की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये लाइन ना, क्योंकि आप आगे जाके आप योग कराएंगे, योग पढ़ाएंगे, तो हमेशा ऐसा नहीं कि आपने किसी भी अपने क्लाइंट को, किसी अपने स्टूडेंट को प्राणायाम करने की स्टार्टिंग प्राणायाम क्लास देनी शुरू की है या अभ्यास कराना शुरू किया है, तो आप उनको स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे हमें प्राणायाम का लेवल बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही पूरक करें, रेचक करें, कुंभक करें। पहले अपनी श्वासों की गति को नियमन करें, फ्लो में लेकर आए। जब आपको लंबा समय हो जाए, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद अपनी धीरे धीरे गति को बढ़ाना चाहिए, यानी कि प्राणायाम की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमेशा कि आपने आज प्राणायाम शुरू किया, आज ही आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। इस टाइम को भी, टाइम पीरियड को भी आप धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत में 2 मिनट, 3 मिनट, जितना सहज होकर कर पाए उतना करें, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। प्राणायाम करते समय कम से कम हल्के वस्त्र पहने, ढीले पहने, है ना। ये नहीं आप बहुत टाइट कपड़े पहन के, अंदर से खुद ही गर्माहट मिल रहा है आपके शरीर को और आप बाहर से भी गर्माहट दें। प्राणायाम का अभ्यास किसी धनात्मक आसन में बैठकर शरीर को स्थिर, शांत रखते हुए करें। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। जब भी हम प्राणायाम करें, हमारी रीढ़ हमेशा सीधी रहे। प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। प्राणायाम बंद करके तुरंत काम में न लगे। ये नहीं आपने प्राणायाम किया और आप उठे और काम में लग गए, ठीक है। थोड़ी देर आराम करें। भोजन, स्नान आदि सभी कार्य, कोई भी कार्य तुरंत नहीं करना चाहिए, पहले रिलैक्स करें। सभी प्राणायाम विधि पूर्वक समझकर ही करें। प्राणायाम कोश की उन्नति एवं जागरण के लिए साधारणतः बंद मुद्रा प्राणायाम की क्रियाएं प्रयुक्त होती है। इन्हीं में साधक के अनुसार निर्धारण कर इन 10 प्राणों के जागरण अभिवर्धन का विधान करें, ठीक है। व्यवहारिक जीवन में प्राणायाम अपने प्रभावों से व्यक्ति को अधिक लाभ पहुंचाता है। प्राणायाम क्या करता है, हमें चिंता, भय, अशांति, असंतोष, ईर्ष्या आदि वृत्तियों से या मानसिक अवगुण को दूर करता है और हमारे अंदर साहस, धैर्य, श्रद्धा आदि मानसिक गुणों का विकास करता है, ठीक है। शरीर और मन की कुछ ऐसी उत्तेजनाएं हैं जो मनुष्य के व्यवहार को विकृत करती है। प्राणायाम उन्हें सुधारता है, उन्हें बैलेंस करता है। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसकी खोट निकल जाती है, ठीक है, उसी प्रकार इंद्रियों के विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो भी विकार आपकी इंद्रियों में होते हैं वो हम प्राणायाम से निकल जाते हैं, है ना। अब लिखे, आपको यहाँ नहीं मेंशन है, मतलब शॉर्ट में मेंशन है पूरक, रेचक, कुंभक। आप थोड़ा लिख लें। प्रत्येक प्राणायाम के 3 क्रम होते हैं, 3 क्रम होते हैं। उन 3 क्रम का मतलब, पहले लिखे रेचक, नहीं, सबसे पहले आप लिखे प्रत्येक प्राणायाम की 3 क्रम, हेडिंग डालें, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में ना। रेचक, रेचक का मतलब है श्वास को बाहर निकालना, ठीक है। प्राणायाम के 3 क्रम होते हैं जिसमें फर्स्ट क्रम है रेचक,
रेचक के सामने लिखे, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना, एक्सेल करना। फिर नंबर 2 लिखे पूरक, श्वास को अंदर लेना। पूरक का मतलब हुआ श्वास को अंदर लेना। एंड थर्ड कुंभक, श्वास को रोकना। नोट डाउन हो चुका, आगे बढ़े। जी मैम। ठीक है, रेचक श्वास को बताएंगे मुझे, रेचक का मतलब क्या हुआ? बाहर श्वास को बाहर निकालना। पूरक, श्वास को अंदर लेना। गुड। कुंभक, श्वास को रोक के रखना। हाँ। अब आगे लिखेंगे, कुंभक भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुंभक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुंभक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपको पता होना चाहिए इनका, इसलिए थोड़ा मैं आपको नोट डाउन करा रही हूँ, बहुत, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है ये ना। खाली पूरक रेचक से नहीं, आपको पता होना चाहिए पूरक क्या होता है, रेचक क्या होता है, कुंभक क्या होता है। कुंभक भी आगे, कुंभक भी 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 अंत्य कुंभक। अंत्य कुंभक यानी कि श्वास को अंदर रोकना। अंत्य कुंभक, श्वास को अंदर रोकना। सेकंड है बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर निकाल कर रोकना, है ना। जब हम बंद लगाते हैं तो क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकाल कर बंद लगाते हैं। और थर्ड है हमारा थर्ड है कैवल्य कुंभक, यानी कि श्वास जहां भी हो वहीं रोकना। बढ़े आगे। थर्ड कौन सा है मैम? कैवल्य, का को आई की मात्रा, कैवल्य, व आधा ल य, श्वास जहां भी हो वहीं रोकना, कैवल्य कुंभक। जी मैम, हो गया। चलिए गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा, है ना। मुद्रा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भाव विशेष को प्रकट करती है। सामान्यतः नृत्य में हम कई प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है। योग शास्त्र में वर्णित मुद्रा एवं बन तंत्रिका तंत्र की संवेदनाओं, उत्तेजनाओं को शांत और सशक्त संयत करने में सिद्ध होती है। मुद्रा का अर्थ, हठ योग में मुद्रा और बंध का स्थान तीसरा है। मुद्रा शब्द की निष्पत्ति मुद हसे धातु में रक प्रत्यय लगने से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्नदायिनी स्थिति, यानी कि जिस अवस्था में रुकने से आपको खुशी मिले, आप प्रसन्न हो जाएं।
योगिक ग्रंथों में मुद्रा का अर्थ प्राय अंगों के द्वारा विशिष्ट भाव व्यक्ति के रूप में लिया गया है। योग के अभ्यासी साधकों का प्रमुख लक्ष्य सुप्त क्षमताओं का जागरण करना अर्थात प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना है। कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने की विद्या अंततः गोपनीय रखी गई है ना। आप लिख सकते हैं मुद्रा शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है संकेत। लिख लीजिए, 1-2 लाइन है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर मुद्रा शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है संकेत। हाँ, संकेत कोमा मोहक स्थिति यानी कि जिससे आपको आनंद मिलता है। संकेत कोमा मोहक स्थिति या आनंद देने वाली अवस्था। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे योग और ध्यान में मुद्रा का अर्थ है योग और ध्यान में मुद्रा का अर्थ है हाथों, उंगलियों, आंखों, हाथों कोमा उंगलियों कोमा आंखों कोमा शरीर या मन की एक विशेष स्थिति। जिसके माध्यम से हम हाथों, उंगलियों, आंखों, शरीर या मन की एक विशेष स्थिति जिसके माध्यम से हम शरीर की ऊर्जा यानी कि प्राण को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। जिसके माध्यम से हम शरीर की ऊर्जा यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे प्राण को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखे सरल शब्दों में मुद्रा एक ऐसी यौगिक संकेत है। मुद्रा एक ऐसा यौगिक संकेत है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। मैम दोबारा बोलो। सरल शब्दों में मुद्रा एक ऐसा यौगिक संकेत है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। मैम मुद्रा एक क्या है बोला आपने जो शरीर, मन और मुद्रा एक ऐसा यौगिक संकेत है यौगिक संकेत। ओके मैम, थैंक यू। जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। आई थिंक आपको जो भी मैं लेके चल रही हूँ, आसन के बाद मैंने प्राणायाम लिया, अभी मुद्रा पे आए हैं, आपको सब क्लियर हो रहा होगा, है ना? कोई डाउट, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अलग है या जो है आप मुझे बताएं। अभी आपको सब क्लियर हो रहा है ना? यस मैम, क्लियर हो रहा है। यस मैम। चलिए गुड। नेक्स्ट है
मुद्रा की परिभाषा यानी कि आसन, प्राणायाम एवं बंध की सम्मिलित व विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा उच्च आध्यात्मिक शक्ति का जागरण संभव हो, मुद्रा कहलाती है। अब नेक्स्ट है आपका मुद्रा का उद्देश्य। पर्पज क्या है मुद्रा का? क्या होता है उद्देश्य? शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करना, यानी कि प्राण ऊर्जा जो हम श्वास लेते हैं उसके प्रवाह को संतुलित करना, मन को एकाग्र और शांत बनाना, ध्यान और प्राणायाम की गहराई बनाना, यानी कि मुद्रा से हम ध्यान और गहराई की बढ़ा सकते हैं, है ना। लंबे टाइम तक प्राणायाम कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। शरीर के तत्वों 5 महातत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन बनाए रखना, ये सब क्या उद्देश्य है? मुद्रा के उद्देश्य है। ठीक है। सिद्धांत तैयारी क्या है? मुद्रा के अभ्यास से पूर्व उपयुक्त आसन, प्राणायाम एवं बंधों का अभ्यास भली प्रकार करना आवश्यक है। इन सबको करने के बाद आप मुद्रा की स्थिति में जाएंगे। प्राणायाम के पूरक, रेचक एवं कुंभक का सही अनुपात का अभ्यास जरूरी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी के नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 3 से 4 माह तक करना आवश्यक है। उसके बाद आप मुद्रा की स्थिति में आएंगे। आसन, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास दृढ़ होने पर हठ योगिक मुद्राओं का अभ्यास उचित है। मुद्रा अभ्यास के सिद्धांत क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मुद्रा के? अभ्यास का स्थान स्वच्छ, जहां हम बैठ के मुद्रा का अभ्यास करते हैं वहां कैसा होना चाहिए? स्वच्छ। हाँ जी। मुद्राओं के अभ्यास की तैयारी में जो 3 नंबर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 3 से 4 माह तक करना आवश्यक है, ये थोड़ा समझा दे। 3 से 4 माह तक मतलब ये मंथ है? जब आपको प्राणायाम करते हुए 3 से 4 माह हो जाएं, उसके बाद आप मुद्रा की स्थिति में आएंगे। आप शुरुआत से ही मुद्रा का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 से 4 मंथ जो बोल रहे हैं ना वही। हाँ, मतलब आपको कम से कम 3 से 4 माह तक पहले अपना प्रैक्टिस करना चाहिए। अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें, आप अपनी श्वासों की गति को नियंत्रित करें। उसके बाद आप मुद्रा के अभ्यास में जाएंगे। ठीक है। और क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मुद्रा के लिए? आपको स्वच्छ, शांत, हवादार स्पेस में जगह पे बैठना चाहिए। सरल मुद्राओं का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे जटिल मुद्रा की ओर जाएं, है ना। जैसे छोटी छोटी हस्त मुद्रा से आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। अभ्यास आरंभ हेतु उपयुक्त ऋतु वसंत बताया गया है, यानी कि मुद्रा के अभ्यास के लिए कौन सा ऋतु बताया गया है? बसंत ऋतु। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के समय अभ्यास का उपयुक्त काल बताया गया है, यानी कि मॉर्निंग में सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के समय इवनिंग में। अभ्यास किसी मार्गदर्शक यानी कि कोई इंस्ट्रक्टर हो उसके निर्देशन में ही शुरू करें। कुछ व्यवहारिक मुद्राओं के परिचय इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपके योग मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा। योग मुद्रा और विपरीत करनी मुद्रा। मैम विपरीत करनी जो हम करते हैं मतलब लेग टू वॉल करके, वो भी एक मुद्रा कहलाई जाती है? वो भी एक मुद्रा ही है। अच्छा, ओके मैम, ठीक है। चलिए, मुद्रा शब्द योग और मुद्रा शब्दों से मिलकर बना है। यह अभ्यास कुंडलिनी जागरण में सहायक है, इसलिए इसे योग मुद्रा कहा गया है। योग मुद्रा क्या है? योग मुद्रा एक अत्यंत गहरी और ध्यानपूर्ण आसन मुद्रा है। ठीक है।
यह न केवल शरीर की लचक और रक्त संचार बढ़ाती है, यानी कि योग मुद्रा सिर्फ ये नहीं कि हमारे शरीर को लचीला बनाती है या फिर रक्त संचार को बढ़ाती है, बल्कि मन को भीतर की ओर ले जाकर ध्यान की अवस्था में पहुंचाती है। एकमात्र योग मुद्रा का इतना फायदा होता है। संस्कृत में मैम योग मुद्रा जब हम वज्रासन में बैठ के फिंगर्स इंटरलॉक करके हाथ को ऊपर उठा के मस्तक को मैट या जमीन पे लगाते हैं, हाँ, राइट? जमान पे, हाँ, जमीन पर लगाते हैं। जी मैम। है ना, यानी कि ये एक आसन नहीं है, ये एक मुद्रा है ना। योग का मतलब होता है, योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना, यानी कि मिलन, एकता, यानी कि शरीर, मन और आत्मा का मिलन, है ना। योग का मतलब क्या हुआ? मिलन, यानी कि एकता, शरीर, मन और आत्मा का मिलन। मुद्रा यानी कि स्थिति या संकेत। तो योग मुद्रा का मतलब क्या हुआ? शरीर, मन और आत्मा का मिलना। इस प्रकार योग मुद्रा का अर्थ है, आप लिख सकते हैं इस चीज को ना, नोट डाउन करें। योग, संस्कृत में योग का अर्थ है मिलन या एकता, ब्रैकेट में लिखेंगे शरीर, मन और आत्मा का मिलन। नेक्स्ट लिखे मुद्रा, स्थिति या संकेत। इस प्रकार योग मुद्रा का अर्थ है वह स्थिति जिसमें शरीर, प्राण और मन एकाकार होकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करें। एक बार फिर से बोलेंगे मैम? वह स्थिति जिसमें शरीर, प्राण और मन वह स्थिति जिसमें शरीर, प्राण और मन एकाकार होकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। वह स्थिति जिसमें शरीर, प्राण और मन एकाकार होकर ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। स्टेप क्या होता है हमारा? स्टेप होता है किसी भी शांत स्थान पर पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठे, रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। ठीक है, इसके बाद अब दोनों हाथ को पीछे ले जाकर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई, यानी कि अपने राइट हैंड से अपनी लेफ्ट रिस्ट को होल्ड करें, ऐसे पीछे ले जाकर। ठीक है, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं और अपने राइट हैंड से दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को होल्ड करें। गहरी श्वास लेते रहे, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करें। कुछ देर के पश्चात श्वास लेते हुए पुनः वापस आएंगे, है ना। लेकिन आपको फोर्सफुली भी नहीं करनी चाहिए ये प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, शुरुआत में जब आप नीचे आए तो आप जितना नीचे आ सकते सहज होकर उतना नीचे आए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही आप जबरदस्ती अपने माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करें, गलत हो जाएगा। और एक और ध्यान रखना चाहिए इसमें, आपके जो नितंब है, आपके कुल्ले आपके एड़ी से, आपके पैरों से सटे रहें, जुड़े रहें। ठीक है, क्योंकि आप जब अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तभी आप फ्लेक्सिबल बनोगे और आप अपना माथा जमीन से लगा पाएंगे। तो जो शुरुआती है, जब आप उनको योग अभ्यास कराएं या फिर आप भी खुद योग अभ्यास करें, कभी भी आप डायरेक्ट सलाह ना दे माथे को नीचे जमीन से टच करने की। हमेशा धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार सामने आए।
ठीक है। और कोशिश करें आपके जो नितंब है वो आपके पैरों से, आपकी एड़ी से टच रहे, भले ही आप आधा आगे आए, आधा झुक पाए। ठीक है। सावधानियां क्या रखनी है? मुद्रा का अभ्यास करते समय खासकर ललाट को भूमि पर सटाते समय पीठ को झटके से झुकाए ना। आप ऐसे एकदम झटका लेकर नीचे नहीं आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। आरंभ में अभ्यास को धीरे धीरे शुरू करें। अभी मैंने बताया जैसे प्रारंभ में यथासंभव जितना झुक सकते हैं उतना झुके, थोड़ी देर रुके और अंत में आप मेरुदंड में झुकाव बढ़ाएं। आरंभ में 5-10 की अंतिम स्थिति में रुके, तत्पश्चात धीरे धीरे समय बढ़ाएं ना। शुरुआत में आप जितना रुक सकते हैं उतना रुके, उसके बाद धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाएं। लाभ क्या है? लाभ आप मोटे मोटे लाभ लिख लीजिए। मन को शांत करता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, रक्त संचार को संतुलित करता है, फेफड़ों और श्वास की क्रिया को मजबूत करता है, ध्यान और आत्म संयम विकसित करता है। एक बार रिपीट करेंगे मैम? मन को शांत करता है, मन को शांत करता है, पाचन क्रिया में सुधार। पाचन क्रिया में कैसे सुधार करता है? जब आप पेट के अंगों पर हल्का दबाव डालते हैं ना, जब हमारे पेट पर आगे झुकेंगे तो पेट पर दबाव आता है, इससे क्या होता है? गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या में राहत मिलती है। तो इस तरह हमारे मन को शांत करता है, पाचन में सुधार, रक्त संचार को संतुलित करता है, हम बालों की सेहत, त्वचा को बेहतर करता है, फेफड़ों और सांस की क्रिया को मजबूत करता है। और इसको कैसे हमेशा कब करना चाहिए? यह प्राणायाम के बाद करने के लिए उत्तम मुद्रा है। प्राणायाम करने के बाद इस मुद्रा को करें। फेफड़ों की क्षमता और श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाता है, ध्यान और आत्म नियंत्रण को विकसित करता है। यानी कि यह मुद्रा आत्मनिरीक्षण और गहराई, ध्यान की गहराई बढ़ाती है। योग साधना में यह ध्यान मुद्रा मानी जाती है। एकमात्र योग मुद्रा के इतने फायदे होते हैं, आपको इतने फायदे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट चले। मैम ये योग मुद्रा को तो हम लोग तो वज्रासन में करते हैं, इसमें पद्मासन में बैठने के लिए क्यों बोला है? देखिए, कुछ लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, जिनको नी प्रॉब्लम है, घुटनों की दिक्कत है, उनको वज्र आसन में बैठने के लिए मना किया जाता है। तो आप सुख आसन में बैठकर भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। चलिए, सावधानियां क्या होती है इसकी? सावधानियां हैं जिनको पेट की सर्जरी हुई है ना, या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है, या गर्भावस्था में यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा से हमारे सीधे पेट पर दबाव आता है। ठीक है? जो हर्निया के पेशेंट है, या फिर जिनके पेट की सर्जरी हुई है, या फिर जो महिला गर्भवती है, उनको योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। या फिर जिनको रीढ़ या घुटनों में दर्द हो तो आगे झुकने पर जोर ना दें। जिनको स्पाइन की दिक्कत होती है उनको ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा आगे ना झुके। और हमेशा कोई भी प्रैक्टिस है, सिर्फ योग मुद्रा ही नहीं, कोई भी आसन है, कोई भी प्राणायाम है, उसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाए। आप तुरंत किसी भी आसन पर नहीं जाएंगे। आप अगर किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को प्रैक्टिस कराएं तो हमेशा उसका 1 वीक
सेकंड वीक 15 डेज 20 डेज उसको धीरे धीरे उसके आसन को बढ़ाना चाहिए। तुरंत उसको ये नहीं बोलना चाहिए आप 20 बार इसको करें 30 बार इसको करें। धीरे धीरे हमें, क्योंकि हमारा शरीर भी धीरे धीरे उन प्रैक्टिस के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सावधानियां क्लियर हो गई? नोट कर Yes, लेंगे ma'am. आप लोग, है ना, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए, विपरीत करनी मुद्रा क्या है? यानी कि नाभि मूल में सूर्य नाड़ी और तालु मूल में चंद्र का वास है। सूर्य द्वारा चंद्र से स्रावित अमृत का पान करने से प्राणी की मृत्यु का भय नहीं रहता। अतः सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे कर ले, यह विपरीत करनी मुद्रा है जो सब प्रकार से गोपनीय है। शरीर को भूमि में लगाकर दोनों हाथ टेके और पांवों को ऊपर उठाकर कुंभक के द्वारा वायु को रोके, यही विपरीत करनी मुद्रा है। इसका नियमित अभ्यास करने से वृद्धावस्था और मृत्यु नष्ट होती है। इसका अभ्यास करने वाले सब लोकों में सिद्ध, संपन्न एवं प्रलय काल में भी दुखी नहीं होते, है ना। विपरीत का मतलब क्या होता है? उल्टा, है ना, उल्टा या विपरीत दिशा में, अपोजिट। करनी यानी के करना या स्थिति। विपरीत करने को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि विपरीत करने का अर्थ क्या है। विपरीत का अर्थ है उल्टा, अपोजिट। करनी यानी के करना, स्थिति, मुद्रा एक यौगिक स्थिति। इस प्रकार विपरीत करनी मुद्रा का अर्थ है वह यौगिक मुद्रा जिसमें शरीर का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर की ओर उठाया जाता है। क्या अर्थ है विपरीत करनी मुद्रा का? वह यौगिक मुद्रा जिसमें शरीर का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर की ओर उठाया जाता है। यह आसन शरीर को उल्टी दिशा में ले जाकर रक्त प्रवाह, मस्तिष्क की शांति और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। इसे हलासन या सर्वासन की स्थिति, सुरक्षित अवस्था भी कहा जाता है। आजकल के डेज में, जैसे आजकल के दिनों में हम सारा काम स्टैंडिंग में होता है, तो हमारा जो रक्त का संचार है वो हमेशा दिन भर नीचे की तरफ होता रहता है। तो आजकल के दिनों में जो स्टैंडिंग का काम इतना हो गया है, आजकल बहुत फायदेमंद होती है विपरीत करनी मुद्रा। हमें हर रोज विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे जो रक्त का संचार है वो नीचे की तरफ आए, हमारे पेट की तरफ आए, मस्तिष्क की तरफ आए, जिससे हमारे पेट में, मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़े, प्रॉपर हर पार्ट में ऑक्सीजन जाए, है ना। करने की विधि क्या होती है? पीठ के बल सीधे लेटकर पैर सीधे ऊपर उठाते, पैरों को सिर की ओर लाकर फिर हाथों को मोड़कर हथेलियों से कमर के पास नितंबों के ऊपर भाग को सहारा देते हुए, है ना। जो स्टार्टिंग में क्या ना नहीं कर पाते इसको, तो अब वो लोग क्या करें, अपने नितंब के नीचे अपने हथेलियां रखें और एक सपोर्ट दें अपने लेग्स को, ताकि वो प्रॉपर उठ जाए। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो आपको इसकी भी नीड नहीं होती है। पैरों को इस प्रकार उठाते हैं कि भूमि से लंबवत रहे, पैर दृष्टि सीधे में होना चाहिए, आंख बंद, एकाग्रता मणिपूरक चक्र पर, यानी कि अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले जाएं। शरीर को पुनः वापस लाते हुए अंत्य कुंभक करें, यानी कि श्वास को अंदर की तरफ रोके। मैम मेरे को एक क्वेश्चन है। जब हम बताइए। विपरीत करनी करते हैं तो हमें आंतरिक कुंभक लगाना है? नहीं, वापस आते हुए एज इन, अच्छा ठीक है, जब हम पैरों को नीचे लेके आ रहे हैं तब तो आप कुंभक श्वास को अंदर रोकें। अच्छा ठीक है। और जब हम पैरों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो इनहेल करना है? इनहेल करें
इनहेल करने के बाद अपनी श्वासों को नॉर्मल रखें। अच्छा, मतलब फिर जब पैर ऊपर है तो मैं धीरे धीरे श्वास लूं, छोड़ू, धीरे धीरे श्वास लूं, छोड़ू। हाँ, क्योंकि आप ना श्वास को रोक थोड़ा ना पाएंगे उस टाइम, हाँ है ना। मैम। किसी भी आसन में आपको क्या करें, आप इनहेल करते हुए उस आसन को प्रारंभ करें, ठीक है मैम। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ उसमें रुकें, स्टे करें। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि इस आसन में आते हुए फिर आपको अंत्य कुंभक लगाना है, यानी कि कुछ देर के लिए अंदर श्वास रोके और लेग्स को नीचे लेकर आए। ठीक है मैम, ठीक। ओके। आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाई बीपी, हार्ट डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर आदि दोषों में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अस्वस्थ अभ्यास न अवस्था में न करें, क्योंकि क्या करता है, ये ब्लड के फ्लो को नीचे आता है, ब्लड का फ्लो बढ़ाता है, सुचारू करता है। तो जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है या फिर जिनको थायराइड डिसऑर्डर है, उनके लिए ये हानिकारक होता है, उनको लाभ के बजाय ये हानि पहुंचाता है। तो उन लोगों को जिनका हाई बीपी रहता है या फिर हार्ट डिजीज है, थायराइड डिसऑर्डर है, उनको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, अस्वस्थ अवस्था में न करें, या फिर जब आप स्वस्थ नहीं हैं, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तब भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। लाभ क्या मिलते हैं इससे? विपरीत करनी मुद्रा से निम्नांकित लाभ होते हैं। इससे थायराइड संतुलित होता है, सर्दी जुकाम गले, देखो यहाँ पे दो चीजें दी गई हुई है आपके सामने ना। ऊपर लिखा है थायराइड डिसऑर्डर आदि दोषों में अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है, अस्वस्थ अवस्था में ना करे। और नीचे लिख दिया गया आपको इससे थायराइड में संतुलित होता है। यानी कि आप जब इस प्रोसेस को करें थायराइड में, तो आप बहुत लंबे समय तक ना जाएं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए इस प्रैक्टिस को करें और वापस आए। सर्दी जुकाम गले का सूजन श्वसन संबंधी रोग दूर होते हैं। यह पाचन क्रिया को बढ़ाता है, ब्रेन को खासकर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में रक्त संचार को बढ़ाता है, मानसिक सतर्कता बढ़ जाती है। इस अभ्यास का संतुलनकारी प्रभाव रोगों को शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर अभिव्यक्ति को रोकने में हेल्प करता है ना। यानी कि हमारे रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, हृदय और सिराओं को आराम देता है, पैरों में जमा हुआ रक्त, है ना, जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की दिक्कत होती है उनके लिए बड़ा लाभकारी आसन होता है, बड़ी मुद्रा होती है विपरीत करनी मुद्रा। यानी कि वेरिकोज वेन्स, पैरों में जमा हुआ रक्त ऊपर की ओर जाता है, जिससे वेरिकोज वेन्स में राहत मिलती है, पैरों की सूजन कम होती है। मस्तिष्क और थायराइड ग्रंथियों के लिए उपयोगी, रक्त प्रवाह से पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड सक्रिय होता है। यह शरीर के हार्मोन संतुलन में मदद करता है, मानसिक शांति लाकर नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी, यानी कि उनके मासिक धर्म की अनियमितता और रजोनिवृत्ति मेनोपॉज में हेल्प करता है। गर्भाशय और पेल्विक अंगों के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। हाई बीपी, हृदय रोग वाले लोग यह मुद्रा न करें। गर्भवती महिलाएं यह मुद्रा न करें। जिनकी गर्दन या पीठ में दर्द हो तो वो सहारे से करें, धीरे धीरे करें, झटके से ऊपर न उठे न ही नीचे आए। हमेशा अपनी लेग्स को धीरे धीरे ऊपर लेकर आए और धीरे धीरे ही नीचे लेकर आए। यानी कि विपरीत करनी मुद्रा शरीर को उल्टा नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के प्रवाह को सीधा करना है।
चलिए नेक्स्ट है बंद। बंद क्या है? बंद का संक्षिप्त परिचय, परिभाषा, हठ योग में बंद का महत्व। मुद्रा एवं बंद हठ योग का तीसरा अंग है। ठीक है, ये योगाभ्यास के छोटे पहले दो अंग क्या हुए हमारे हठ योग के? आसन और प्राणायाम। ठीक है, मुद्रा और बंद क्या है? तीसरा अंग है। योगाभ्यास के छोटे पर महत्वपूर्ण अंग है ना। देखने में इजी लगते हैं लेकिन महत्वपूर्ण है और इफेक्टिव भी होते हैं। इनके अभ्यास के द्वारा व्यक्ति शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ियों को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। इसलिए योग में मुद्राओं एवं बंधों का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है। बंद का अर्थ एवं परिभाषा। बंद का शाब्दिक अर्थ है बांधना या कड़ा करना, है ना। बंद शब्द संस्कृत के मूल शब्द बंद से बना है, यानी कि डायरेक्ट बंद को बंद के ही रूप में लिया गया है संस्कृत से, जिसका अर्थ है बांधना, रोकना या नियंत्रित करना। क्या अर्थ है उसका? बंद शब्द का बांधना, रोकना या नियंत्रित करना। ठीक है, योग में बंद का अर्थ है शरीर में प्राण ऊर्जा को कुछ समय के लिए एक विशेष स्थान पर रोककर उसका नियंत्रण करना। नोट डाउन करें इस लाइन को। योग में बंद का अर्थ है शरीर में प्राण ऊर्जा को कुछ समय के लिए मैम आप बंद एज इन मूल बंद, जालंधर बंद, इनके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अभी सिर्फ बंद बता रही हूँ, बंद क्या है वो आगे आएंगे। मैंने अच्छा ठीक। सिर्फ बंद का अर्थ बताया। मैंने कहा है बंद का अर्थ लिखे, एक लाइन आप नोट डाउन करेंगे। ओके यानी कि बंद का अर्थ क्या है योग में, आप ठीक लिखे है। योग में बंद का अर्थ है शरीर में प्राण ऊर्जा को कुछ समय के लिए शरीर में प्राण ऊर्जा को कुछ समय के लिए एक विशेष स्थान पर रोककर उसका नियंत्रण करना। शरीर में प्राण ऊर्जा को कुछ समय के लिए एक विशेष स्थान पर रोककर उसका नियंत्रण करना, अर्थात बंद वे योगिक तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम श्वास यानी कि ब्रीथ, प्राण यानी कि एनर्जी और मन यानी कि माइंड को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। तीनों को एक दिशा में सेंट्रलाइज करते हैं। मैम योगिक टेक्निक है उसके बाद जिसके माध्यम से हम श्वास यानी कि ब्रीथ, कोमा प्राण यानी कि एनर्जी और मन यानी कि माइंड को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। एक दिशा में क्या बोलेंगे?
मन प्राण एनर्जी को एक दिशा में एकत्रित करते हैं। हाँ, एक दिशा में केंद्रित करते हैं, केंद्रित। श्वास, प्राण और मन को एक दिशा में केंद्रित करते हैं। ठीक है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ये ग्रंथियां उन सूक्ष्म अवरोधों एवं मानसिक समस्याओं को निरूपित करती हैं जो व्यक्तिगत चेतना को ध्यान के क्षेत्रों में ऊंची उड़ान भरने से रोकती हैं। यदि कोई उच्च सजगता का अनुभव प्राप्त करना चाहे तो पहले इन ग्रंथियों को खोलना होगा। बंद इन ग्रंथियों को खोलने हेतु बहुत प्रभावकारी है। योग की भाषा में इन ग्रंथियों के कारण शरीर के मुख्य प्राणी मार्ग सुषुम्ना में प्राण प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ही ये ग्रंथियां खुलती है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होने लगता है। इससे मन की ग्रहणशीलता बढ़ती है और उच्च अनुभव प्राप्त होते हैं। उपरोक्त 3 ग्रंथियों में शरीर के निम्न भागों पर स्थित है। ब्रह्म ग्रंथि हमारी कहाँ है? मूलाधार चक्र। विष्णु ग्रंथि हृदय यानी के अनाहत चक्र। रुद्र ग्रंथि यानी के मस्तक पर दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पर। ये ग्रंथियां स्थूल शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर में स्थित हैं, परंतु बंधों के अभ्यास द्वारा इन्हें खोला जा सकता है। अन्य यौगिक अभ्यासों के समान बंद व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न स्तर पर कार्य कर उन्हें प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के भौतिक, प्राणिक और मानसिक स्तरों पर भी बंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं, बंध से संपूर्ण शरीर में व्याप्त विचारों एवं आत्मिक तरंगों में प्रवेश कर यह चक्रों पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण के स्वतंत्र प्रभाव में अवरुद्ध करने वाले बाह्य ग्रंथि विष्णु ग्रंथि या रुद्र ग्रंथि इस अभ्यास से खुल जाती है। ठीक है। अब बंध के भेद, बंध के 3 भेद है। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। वैसे 4 बंध का डिस्कस किया गया है, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और एक महाबंध, है ना। यानी कि तीनों बंधों का जब एक साथ प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं महाबंध। लेकिन अभी आपके यहाँ पे मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध ही है आपके सिलेबस में, है ना। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया। ठीक है। आप उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में आपको बता रही हूँ क्या होता है बंध के। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना, ध्यान और प्राणायाम की गहराई बढ़ाना, शरीर को अंदर से शुद्ध और सशक्त बनाना, आध्यात्मिक जागरण यानी कि कुंडलिनी जागरण में सहायता करना। बंध के 4 प्रकार होते हैं। आप 3 प्रकार मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट है हमारा मूल बंध। ठीक है। अर्थ, मूलाधार क्षेत्र को बंद लगाना यानी कि रूट लॉक, है ना। यानी कि श्वास आराम से बैठे और गहरी श्वास लेकर गुदा और जनेंद्रियों के आसपास की मांसपेशियों को कसना और कुछ समय रुकना, फिर ढीले छोड़ना। यानी कि आपने गुदा को अंदर की तरफ खींचना, श्वास लेते हुए अपनी गुदा को और आसपास की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचना, कुछ देर के लिए उस स्थिति में रुकना, फिर धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आना मूल बंध कहलाता है। यानी कि अपने मूल को, रूट को अंदर की तरफ संकुचित करना। ठीक है। मूल मतलब जड़,
बंध मतलब बांधना। यह मूल शब्द के अनेक तात्पर्य को संकेत करता है, जैसे मूलाधार चक्र, कुंडलिनी का निवास स्थान, मेरुदंड का आधार, शरीर का धड़, है ना। मूल बंध की विधि क्या होती है? आराम से बैठे, गहरी श्वास लें, मुद्रा और जनेंद्रियों के आसपास की मांसपेशियों को कसे, अंदर की तरफ खींचे, कुछ समय रुके, फिर ढीला छोड़ें। आप सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं हल्के रूप से मूल बंध की। आप लगाकर देखें और अपनी एनएस को, गुदा द्वार को कसे, श्वास रोके और ढीला छोड़े। ठीक है। लाभ क्या होते हैं हमारे? लाभ होते हैं मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र को जागृत करता है, यौन ऊर्जा को नियंत्रित करता है, मानसिक स्थिति और एकाग्रता बढ़ाता है। के बाद है नेक्स्ट हमारा जालंधर बंद, यानी कि गले को बंद करना। गले का बंद, थ्रोट लॉक, क्या कहलाता है? जालंधर बंद। इसमें क्या करते हैं? सीधा बैठे, रीढ़ सीधी रखे, गहरी श्वास अंदर ले और रोके। आपको क्या करना होता है? थोड़ी को छाती या गले को हल्का दबाएं, कुछ सेकंड रुककर धीरे से थोड़ी ऊपर उठाएं। आपको क्या करना है? इनहेल करें और अपनी चिन को अपने छाती से लगाएं, कुछ सेकंड के लिए रुके, होल्ड करें, उसके बाद वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आए, यानी कि हमारे कंठ पे जो बंद लगता है उसको हम बोलते हैं जालंधर बंद। लाभ क्या होता है? हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर और हृदय की गति को नियंत्रित बंद विधि। सांस छोड़कर पेट को पूरी तरह अंदर खींचना। पेट को ऊपर की ओर उठाएं, जैसे नाभि छाती की ओर ले जा रहे हो। सांस न लेकर 5 सेकंड रुके, फिर छोड़े, यानी कि अपनी नेवल को, अपनी नाभि को श्वास ले और ऊपर की तरफ कोशिश करें ना, मतलब इस प्रकार सांस ले ताकि आपकी नाभि ऊपर की तरफ आए, है ना। जब जो व्यक्ति उड्डयन बंद का गहनता से प्रैक्टिस करता है ना, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, यानी कि इसमें क्या होता है? उड्डयन बंद में अपनी नेवल को अपनी रीढ़ से लगाना। एक तरह से मेन जो होता है, यानी कि जब आप अपनी नेवल को, अपनी नाभि को पीछे अपनी नाड़ी से लग जाए तो ये हमारा प्रॉपर कहलाता है उड्डयन बंद। लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत गहनता से आती है, बहुत अभ्यास से आती है। आप इसको ऐसे ही नहीं प्रैक्टिस कर सकते। अभी आप नॉर्मल लगाने की कोशिश कर सकते हैं बस, लेकिन जो गहन होता है, ये बंद जो प्रॉपर होता है, इसमें जो बहुत प्रैक्टिस वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी कर जाएं, सांस न ले, 5 सेकंड रुके और धीरे छोड़े, यानी कि हर एक बंद में क्या करना है? आपको श्वास को रोकना है अपनी क्षमता अनुसार। आप 1 सेकंड रुके, 2 सेकंड रुके, 3 सेकंड रुके, जितना आप सहज होकर रुक सकते हैं उतना रुके। उसके बाद धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में आएंगे। ना तो एकदम से लगाना है और ना ही एकदम से रिलीज करना है। लाभ क्या होते हैं हमारे उड्डयन बंद के? पाचन को, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, पेट की चर्बी को घटाता है, सोलर यानी कि सौर जाल, सोलर प्लेक्स को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, हमारी जो एनर्जी होती है। ठीक है, ये 3 बंद थे। षट कर्म को हम कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ महाबंद के बारे में। सिलेबस में 3 ही है, लेकिन आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि महाबंद क्या है। महाबंद क्या होता है?
तीनों बंधों यानी कि जालंधर, उद्यान, मूल का एक साथ प्रयोग क्या कहलाता है? महाबंध। यानी कि जब आप तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं, जालंधर बंध को, उद्यान बंध को और मूल बंध को, तब वो बनता है हमारा महाबंध, मूल बंध। विधि, पहले जालंधर बंध, आप सबसे पहले क्या करेंगे? जालंधर बंध यानी कि अपने थ्रोट को लॉक करेंगे, उसके बाद अपने नाभि को लॉक करेंगे और लास्ट में आपके अपने रूट को लॉक करेंगे। फिर इस स्थिति में कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर क्रम से बंद खोलेंगे। ठीक है, फिर आपको क्रम से ही खोलना है, यानी कि जालंधर बंद, उद्यान बंद और रूट बंद। लेकिन ये पढ़ने में, मेरे लेक्चर में इजी लग रहा है, ये बहुत गहनता से, बहुत प्रैक्टिस से, बहुत अभ्यास से ये सब हो पाता है ना। इसके लिए एक विशेष आपको अभ्यास करना होता है। आप आसानी से ऐसे ही अपने बंद को नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और ना ही आप स्टार्टिंग में किसी अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को फोर्स कर सकते हैं। जब वो आसन प्राणायाम में पूर्ण हो जाए, गहनता आ जाए उनमें, तब आप धीरे धीरे एक एक बंद को प्रैक्टिस में कराकर अपने बंद को प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। लाभ क्या होते हैं इनके? महाबंद का लाभ क्या है? शरीर में प्राण ऊर्जा का संपूर्ण संतुलन, बैलेंस करता है पूरी तरह से आपकी एनर्जी को, ध्यान और समाधि की अवस्था के लिए उपयोगी। यह बंधों का राजा कहलाता है। महाबंध क्या कहलाता है? बंधों का राजा कहलाता है, क्योंकि तीनों बंध इसमें लग जाते हैं और आपके ध्यान करने की कैपेसिटी, आपकी समाधि की अवस्था को बढ़ाता है। आप बहुत अच्छे से, बहुत सजगता से खुद पर ध्यान लगा पाते हैं, खुद को देख पाते हैं, है ना। तो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इजी भी नहीं है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ही आपको इनका अभ्यास करना चाहिए। सावधानियां मैंने बताई आपको। सांस खाली पेट न करें। सांस रोकने का अभ्यास केवल योग गुरु के, यानी कि किसी योगा इंस्ट्रक्टर के निर्देशन से करें। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या गर्भावस्था में बंद न करें। अभ्यास के कुछ देर बाद शवासन में विश्राम करें। जब आप बंद लगाते हैं तो आपका क्या होता है? क्यों मना किया है हाई ब्लड प्रेशर में करने से? जब आप बंद लगाते हैं तो आपका जो ब्लड होता है ना, वो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो, एक प्रेशर बढ़ता है। आपने रोका किसी चीज को, रोकना यानी कि आप रक्त संचार को, ऑक्सीजन को रोक रहे हैं, तो जहां भी रोक लगाई वहीं पे उसका संचार बढ़ जाता है। लेकिन जिनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उनको अवॉइड करने चाहिए, उनको बंद लगाने के निर्देशक नहीं देने चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिलाएं न करें। खाली पेट अभ्यास नहीं करना चाहिए, खाली पेट ही अभ्यास करना चाहिए। कम उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आसन प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप बंद लगाने के लिए ना कहें। प्रारंभ में 3 बार से अधिक न करें, यानी कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 बार बंद लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार, शुरुआत में आप 1 बार लगाएं, 2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, इससे ज्यादा ना लगाएं। जब आप प्रैक्टिस, मतलब आप पूर्ण हो जाएं इस प्रैक्टिस में, तब आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसे करने से पूर्व प्राणायाम के अभ्यास में निपुण होना चाहिए, यानी कि आपको बंद लगाने से पूर्व अपने प्राणों के आयाम, यानी कि प्राणायाम आपका कंठस्थ होना चाहिए। आपको प्रॉपर प्राणायाम की नॉलेज होनी चाहिए, प्राणायाम करना आना चाहिए। प्राणायाम कर चुकने के बाद आप बंद का अभ्यास करें, क्योंकि इनका अभ्यास वही कुंभक में करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं।
यस मैम। वही महाबंध में थोड़ा डाउट है, जैसे कि आप बोले महाबंध में फर्स्ट हम जालंधर बंद लगाते हैं, उसके बाद उद्यान बंद, उसके बाद मूल बंद लगाते हैं। जब उसको छोड़ते हैं तो वही जालंधर बंद पहले छोड़ते हैं, उसके बाद उद्यान बंद। लेकिन मैम हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्स्ट जालंधर बंद, उद्यान बंद, देन मूल बंद। फिर जब छोड़ते समय मूल बंद से नीचे से ऊपर आते थे, वो क्या गलत था? हाँ, क्योंकि क्रम से ही लगाया जाए, क्रम से ही छोड़ा जाए। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते थे तो एक्चुअली वही प्रैक्टिकल क्लास में हम लोगों को बताया गया था वैसे, तो एक्चुअली वो सही या गलत था वो जानना था। ठीक है मैम। देखो यहाँ पे लिखा है कि क्रम से ही लगाएं और क्रम से ही छोड़े, यानी कि अगर आपने वैसे ये सही है, जिस क्रम में आप लगाए ना, आप उसी क्रम में आपको छोड़ना भी चाहिए, है ना। यदि आपने पहले जालंधर बंद लगाया है, फिर उड्डयन बंद लगाया है, फिर मूल बंद लगाया, तो कुछ सेकंड रुके, फिर क्रम से बंद खोले। मैम लेकिन यानी कि आप मूल बंद भी खोल सकते हैं, लेकिन मूल बंद खोले पहले, क्रम होना चाहिए, उसके बाद सीधे आप जालंधर बंद को नहीं खोलेंगे। क्रम का मतलब यहाँ हुआ, यदि आपने जालंधर बंद लगाया, उड्डयन बंद लगाया, मूल बंद लगाया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप मूल बंद खोलने के बाद सीधे जालंधर बंद खोलें। यहाँ इस क्रम को बताया गया है, यानी कि यदि आप मूल बंद खोल रहे हैं, उसके बाद आप उड्डयन बंद को खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, क्रम में खोलें। डायरेक्ट आप जालंधर बंद नहीं खोलेंगे मूल बंद के बाद। मैम सो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से है, यानी कि जालंधर से, उड़ियान से, फिर मूल, मतलब वही है लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर मैं मूल बंद को छोड़ेंगे, फिर उड़ियन को, और फिर जालंधर को। हाँ, ठीक है मैम। ये नहीं है कि आपने लगा पहले आप उड्डयन बंद खोल दे, या फिर आप पहले जालंधर बंद खोल दे, फिर आप पहले जालंधर बंद खोल दिया, फिर आप मूल बंद खोल दें। जिस क्रम में लगता है उसी क्रम में आप उसको खोलेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। चलिए ठीक है, कल हम क्लास में षट कर्म लेंगे, और आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो आप नोट करके लेके आए, क्लास के बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी अपनी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार ओम, और 3 बार शांति का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण 3 शब्द में करें, अ, उ, म। लंबा लेकर जाएं, बहुत लाउड नहीं करना है। जितना आप स्लो करेंगे, आप धीमा करेंगे, आपको उसकी महत्वता अपने शरीर के अंदर फील होगी, है ना। और 3 बार ही शांति को उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, रीढ़ सीधी रखें, शांति। 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 दोनों हाथों को अपनी हथेली को अच्छे से रब करें। अपनी आईज को कवर करें, और इस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश होता हुआ फील करें, और एक स्माइल के साथ अपने फेस पर एक मुस्कान लेकर आएंगे, और अपनी आंखें खोलें, परमात्मा को धन्यवाद करें। चलिए, आई होप, थैंक यू आप सभी का, आपने इतने अच्छे से मेरे सेशन को सुना। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम।